स्वागत है आप सभी का 24 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। इस वीडियो में हम पीसीएस और आरओ के जो महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आयुष्मान खुराना को लेकर। तो आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मेन बात है कि जो आयुष्मान खुराना है वो फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर बनी है, क्योंकि ये अपनी फिल्मों में क्या करते हैं, भारतीय फिल्मों में कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज से जुड़े हुए, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिक्की का। तो ये पूछा जा सकता है। और फिक्की में जो भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्टता का ये सम्मान है, फिक्की फ्रेम्स में अगर जाते हैं तो क्या है, सम्मान है ये फिल्म वालों के लिए। उसके बाद है भारत की स्पेस इकोनॉमी का उदय। अब स्पेस इकोनॉमी के बारे में देखें तो स्पेस इकोनॉमी मेंस में काफी आता है। स्पेस इकोनॉमी होती क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े, कुछ भी अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े सेवा हो, उत्पाद हो या कोई गतिविधि हो, उससे होने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं। तो सेवा, उत्पाद और अर्थ, कोई भी गतिविधियां हो उससे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, इकोनॉमी है तो लाभ होना चाहिए। तो स्पेस सेक्टर में क्या होगा, कोई स्पेस से कोई कमाई हो रही है इकोनॉमिकल, तो उसे कहते हैं स्पेस इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष में कोई मिशन चलाया और या कोई और उपयोग किया सैटेलाइट वगैरह का, उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो ये है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सबसे आसान एग्जाम्पल है सैटेलाइट सेवा का। तो सैटेलाइट सेवा का मतलब क्या हुआ, जैसे जब हम टीवी देखते हैं तो जीपीएस, टीवी देखते हैं तो टीवी भी मिला हमें, टीवी किससे मिल रहा है हमें, मतलब जो इंटरनेट वगैरह से देख रहे हैं वो सब किससे, सैटेलाइट से। ऐसे ही हम जो जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं तो जीपीएस, या फिर मौसम की जो जानकारी लेते हैं, ये सब कैसे मिल रहा है हमें, अंतरिक्ष में स्पेस है, वहीं पे तो सैटेलाइट वगैरह है, उनकी वजह से ही संभव संभव हो पा रहा है। अब जो सैटेलाइट के मालिक कंपनियां हैं उन्हें तो इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जैसे एयरटेल और जियो का हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो भी तो उनकी सैटेलाइट है, उनके नेटवर्क क्षेत्र है, तो उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, जब किसी, क्या है, देश को या कंपनी को जब इकोनॉमिकल प्रॉफिट होना चाहिए, होता है किसी सेवा को देकर या किसी उत्पाद से, तो उसे कहते हैं स्पेस इकोनॉमी से जोड़ते हैं। अब ऐसे ही कोई कंपनी हो रॉकेट को लॉन्च कर रही है, तो ये सब इसी में आ जाता है। इसरो पीएसएलवी जीएसएलवी करते हैं तो ये सब रुपए कमाते हैं। तो भारत के बारे में अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो भारत इसमें काफी विकास कर रहा है। जैसे भारत ने स्पेस अर्थव्यवस्था में $8 बिलियन तक पहुंच चुका है, और अगले 10 वर्षों में 44 बिलियन तक का हमारा लक्ष्य है। तो 10 जो 2034-35 तक हमारा लक्ष्य क्या है कि $44 बिलियन तक हमें अपना पहुंचाना है। अभी $8 बिलियन की हमारे इसरो का अंतरिक्ष वाला है। जैसे स्पेस में क्या होगा, स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे लोग घूमने जाया करेंगे। स्पेस माइनिंग होगी, जैसे स्पेस माइनिंग में क्या होगा, भविष्य में चंद्रमा और अन्य ग्रह पे जाया करेंगे तो वहां से खनन भी करके तो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें यूज होंगी। अब कुछ मिशन देख लेते हैं, जैसे है गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन में क्या है कि पहले ये इसी मिशन में पहली बार कोई व्यक्ति जाएगा, तो इसमें कोई आएगा, पहली बार भारत को इसी इंसान को भेजेगा। तो भारत का पहला मानव अगर अंतरिक्ष यान पूछा जाएगा तो कौन सा है, गगनयान है। तो ये हमें पता चला मानव वाला है। दूसरा है चंद्रयान। अब चंद्रयान तो अभी 3 गया ही था 2023 में, अब चंद्रयान चौथा जाना है। तो चंद्रयान चौथा जो 4 है और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रायन 2027 और 28 में ये लॉन्च किए जाएंगे। तो चंद्रयान जाएगा 27 में और शुक्रयान 28 में लॉन्च करे जाने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो शुक्र ग्रह कब जाएगा, तो 2028 में, उससे पहले 27 में चंद्रयान 4 जाएगा। तो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, तो अभी जैसे हमने देखा था 2023 में गया था तो उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। उसके बाद अब भारत में स्पेस स्टेशन हम क्या करेंगे 2030 तक, और आने वाले समय में जो स्पेस है, ये स्पेस इस यहाँ से ऊपर होगा। तो स्पेस में क्या करेंगे, हम एक अपना क्या करेंगे, स्पेस स्टेशन बना लेंगे। स्टेशन में क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति जाएगा वहां पे तो वो रुक सकते हैं, रिसर्च हो सकती है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो 2030 तक हमारा ये भी लक्ष्य है इसमें। उसके बाद देखें अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस 2025 में तो हुआ क्या है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। अब 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 1950 में 25 जनवरी के दिन ही, जैसे 26 जनवरी हम याद करते हैं तो याद करना है उससे एक दिन पहले, 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की। तो तभी से ये 25 जनवरी को, क्योंकि
चुनाव में मतदाता वोट देते हैं तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थीम है 25 की, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी जो जागरूकता वाली थीम थी। तो ये इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। जो मुख्य अतिथि है वो मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति। तो ये हुआ मेन। उसके बाद है भारतीय एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। तो शॉर्ट फिल्म है अनुजा, ये ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। तो मेन है इंपॉर्टेंट, अनुजा इस बार ऑस्कर के लिए नामांकित है। 2025 में ये बेस्ट शॉर्ट फिल्म श्रेणी में गई है। इसमें मतलब एक स्टोरी वगैरह है, तो मेन आएगा कि कौन सी फिल्म गई है, तो अनुजा। इसके बाद है पांच में जो खेल है विंटर गेम्स का आगाज हुआ है। अभी जो हम राष्ट्रीय खेल देख रहे थे उत्तराखंड में, ये कौन से विंटर गेम्स। तो विंटर गेम्स कहाँ होंगे, जहाँ विंटर जैसी सिचुएशन होगी। तो पहाड़ों पे होते हैं विंटर गेम्स, कहाँ होते हैं, आइस में होते हैं ज्यादातर जो विंटर गेम्स है। तो पहाड़ी एरिया, ग्लेशियर ऐसे वाले एरिया में होते हैं। तो भारत में ऐसी सिचुएशन लेह लद्दाख में मिल सकती है। तो उद्घाटन कहाँ हुआ है, लेह वाले एरिया में हुआ है। तो पांच में इंडियन विंटर गेम्स का उद्घाटन लेह में हुआ है। तो लेह में आइस हॉकी ये जो होती है, ये क्या है, आइस हॉकी। तो आइस हॉकी खेली गई है, तो ये वाला है। तो पांचवा इंडियन विंटर गेम्स लेह लद्दाख में। उसके बाद है इनकोइस करके एक संस्था है, नाम क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विस। तो नेशनल है इंडिया की सरकारी ओशन सर्विस। तो ओशन सर्विस ये 1999 में बना था। और इसका जो मुख्यालय वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थापना कहाँ हुई थी, तो हैदराबाद जो है तेलंगाना में, वहाँ स्थापना हुई थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये कहाँ पे है। तो इनको इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है, इनको इसको INCOIS हैदराबाद तेलंगाना वाली संस्था को। ये क्या करते हैं कि ये 10 मिनट पहले ही सुनामी सुनामी की चेतावनी देने के लिए मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो ये पूछा जा सकता है इसमें जो सबसे मेन रहेगा ये कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। और जो बात यह है कि जो तेलंगाना है वो समुद्र से सीधा खुद लगा भी नहीं है, उसका एरिया क्या है, समुद्र से नहीं लगा है। पर आपदा प्रबंधन का जो संस्था की स्थापना हुई है वो कहाँ हुई है, तेलंगाना वाले एरिया में। क्योंकि तब 1999 की बात है ना, तब तो आंध्र प्रदेश और ये सब 2014 तक एक थे। तो ये है। उसके बाद है अगला उत्तर प्रदेश जो दिवस है, जो 2025 वाला, उसमें एक महोत्सव भी हुए हैं कुछ। तो इस उत्तर प्रदेश दिवस की जो थीम थी विरासत और विकास। अब विरासत को कैसे याद कर लेना है इस थीम को, जैसे अभी विरासत ही तो है, कुंभ मेला जो मनाया जा रहा है वो हमारी विरासत का हिस्सा है। तो विरासत और साथ में डेवलपमेंट भी करना है। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, विरासत और विकास, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। तो प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश ये हमारी थीम थी इस बार की। अब 24 से 26 जनवरी के बीच में मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश बना था 1950 में। तो 24 जनवरी से 26 जनवरी 2025 को अवध में मतलब अवध शिल्पग्राम लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर क्या है, कुछ पोर्टल और कुछ पुरस्कार वगैरह प्रदान किए गए, इन्हें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे सीएम युवा ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सीएम युवा, युवाओं के लिए इलेक्ट्रिक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा युवाओं के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए गए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। साथ ही संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार दिया जाएगा, संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये देखा हमने। अगला है चित्रकूट से प्रयागराज तक नया लिंक एक्सप्रेस। चित्रकूट से प्रयागराज तक नया लिंक एक्सप्रेस। तो नया एक्सप्रेस 120 किलोमीटर लंबा 6 लेन है। तो एक चित्रकूट से प्रयागराज, अब चित्रकूट का अगर हम मैप देखें तो चित्रकूट से बिल्कुल कहाँ पे है, उसी प्रयागराज के पास वाला एरिया है। तो यही चित्रकूट है, यहाँ पे ये बांदा, फिर चित्रकूट है इधर मिर्जापुर और प्रयागराज ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, चित्रकूट से प्रयागराज तो दोनों बिल्कुल पास है। इनका नया लिंकेज बना है। तो 120 किलोमीटर लंबा 6 लेन है। तो ये काफी बड़ा है। तो चित्रकूट को प्रयागराज से जोड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बुंदेलखंड को जोड़ता है। यही एरिया क्या है, ये एरिया बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। बांदा, मिर्जा, इधर वाला पूरा एरिया है जो झांसी, ललितपुर, बांदा ये वाला एरिया। तो बुंदेलखंड को जोड़ेगा। तो इस एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। तो जो नया एक्सप्रेसवे ये जोड़ा बना रहे हैं चित्रकूट से प्रयागराज तक, ये कहाँ, गंगा से जुड़ जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे से। झांसी जालौन में एक अतिरिक्त इसके
लिए प्रस्तावित है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में जो अभी सम्मान देखा था हमने कि यूपी गौरव सम्मान जो दिया गया इस बार 6 लोगों को दिया गया। अब इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं सबके नाम याद रखने, तो 6 लोगों को दिया गया, ज्यादा से ज्यादा एक याद कर सकते हैं, कृष्णकांत शुक्ला, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान, संगीत और कवि क्षेत्र से ये काफी मिलते हैं तो इनमें है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हुआ। उसके बाद है कि डी गुकेश भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी, अब जो टॉप रैंक बन गए हैं डी गुकेश बन गए हैं भारत के, तो ये है। उसके बाद इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला है, तो इसका नाम क्या होता है, रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। तो रेफ्लेशिया अर्नोल्डी का नाम है इसका। और ये इसको लास का फूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो गंध आती है वो मांस की आती है, तो इस वजह से लास का फूल भी कहते हैं, और रेफ्लेशिया इसका नाम है, तो इसका यही है वो फूल। उसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, तो टाइम्स का हम देखते हैं कि टाइम्स मैगजीन रैंक निकालती है। तो टाइम्स ने जो अभी हायर एजुकेशन मतलब जो बड़ी शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा, तो उस उच्च शिक्षा की रैंक निकाली है। तो अपने यहाँ से आईआईएससी जो बेंगलुरु है वो शीर्ष पर है, तो इतना ही याद रखना है, आईआईएससी बेंगलुरु है वो शीर्ष पर है। उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी में जो है बुनियादी ढांचे में भारत का चौथा स्थान है। तो एआई में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चौथे नंबर पर, टॉप किसका हो सकता है, अमेरिका का ही होगा, अमेरिका के बाद किसका होगा, चाइना के पास होगा। हमारे यहाँ तो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है नहीं, तो हम चौथे स्थान पे है। पर मजेदार ये है कि हम यूएई से काफी मतलब यूएई से आगे हैं, तो जो कि एक बड़ी बात है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो क्या रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में रैक बैंक का 80 मेगावाट एआई डाटा सेंटर बन रहा है, जिसमें 150 डेटा सेंटर और कई सारे इंडिया एआई मिशन भी चल रहा है, तो ये तो मध्य प्रदेश में रैक बैंक का एक एआई सेंटर बन रहा है। उसके बाद है इंडिया एआई मिशन भी चल रहा है, तो ये देखा जाएगा। उसके बाद है इंदौर में भिक्षा लेने पर अब एफआईआर देने वाले को, जो भिक्षा देगा ना इंदौर में, उस पर एफआईआर होगा। ऐसा ही हो भी चुका है कि 10 रुपए दिए थे किसी ने, तो उसकी वजह से उस पर मामला भी दर्ज हुआ है किसी पे। अब रात में अभी कल हमने आर्टिकल में इसी न्यूज़ वाले में देखा था कि राजौरी में जम्मू कश्मीर वाले एरिया में क्या हुआ था कि मृत्यु हो रही थी काफी लोगों की, तो कैडमियम टॉक्सिन के कारण है, तो पुष्टि हुई है क्या, तो जो लखनऊ में ही तो है अपना प्रयोगशाला, भारत का जो विश्व प्रयोगशाला है लखनऊ में, वहीं पता चला है कि वहाँ पे जो खाने मतलब पीने में पानी वगैरह यूज करते थे वहाँ कोई वायरस वगैरह नहीं था, मेन बात थी कैडमियम पाया जाता है, कैडमियम टॉक्सिन था, तो ये हमें पता चला। तो कैडमियम शरीर में पहुंचकर क्या करता है, जहरीला कर देता है, विष तो कैडमियम के खतरे हैं। अब कैडमियम के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैडमियम सबसे पहली चीज है, कैडमियम भारी धातु है। तो कैडमियम कैसी है, भारी धातु है। उसके बाद है जिंक के खनिजों में अधिक पाया जाता है, मतलब खनिजों में तो सब में ही पाया जाता है, खनिज के जो अवशेष होते हैं, तो ये जिंक के में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है कैडमियम। अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करता है, अब जो हम कुछ खाते पीते हैं तो उसमें जो अम्ल होते हैं उनके साथ ये प्रतिक्रिया कर लेता है। उपयोग और क्या क्या उपयोग होते हैं, जैसे बैटरी जो होती है निकिल कैडमियम की बैटरी सुनते हैं हम लोग, तो निकिल कैडमियम की जो बैटरी होती है उसमें इसका यूज होता है, प्लास्टिक और पेंट में भी इसका यूज होता है। और साथ ही साथ जब हम परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का यूज किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए, ऐसे याद करने के लिए कैडमियम की यूज होता है, तो कैडमियम का है। और ये पृथ्वी पे ऐसा पूछा जाए ज्यादा पाया जाता है कि कम, तो ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, कम ही मिलता है पृथ्वी पे। उसके बाद है ऑपरेशन 2025 में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त ऑपरेशन सरकार ने चलाया, और इसमें 2026 हमारा लक्ष्य है, मतलब 1 साल लगभग और है, तो हमें नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो जनवरी 2025 से चला है। नक्सलवाद कहाँ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा वाले एरिया में, तो यही एरिया है, छत्तीसगढ़ ये रहा, उड़ीसा इसके पास है, और नीचे वाला एरिया तेलंगाना, तो इन एरिया में ही चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चलाया रहा है, और यहाँ पे नक्सलवाद को क्या है कि खत्म करना है, तो ये हमें पता चला। अब नक्सलवाद से जुड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत में नक्सलवाद थोड़ा मेंस का काफी अच्छा टॉपिक है और पता भी होना चाहिए, तो नक्सलवाद को देखते हैं। तो नक्सलवाद एक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये सारी समस्या क्या है ये नक्सलवाद, तो ये माओवाद से प्रभावित है। माओवाद क्या हुआ करते थे, तो चाइना में माओ नेता हुआ करते थे। तो माओ ये समाजवादी विचारधारा जैसे मतलब क्या है इनका, इनका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह करना है। तो सरकार के जो साम्यवाद और समाजवाद की अवधारणा पढ़ते हैं हम, उसी से संबंधित है। तो उन्हीं में मार्क्स की अवधारणा में ही होता है कि सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए, तो ये वही रास्ता अपना पाते हैं समाजवाद और साम्यवाद वाला, जिन्हें कहते हैं
कम्युनिस्ट। तो ये कम्युनिस्ट वाले हैं, तो कम्युनिस्ट वाला हो गया। तो ये क्या करेंगे, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा जो व्यवस्था होगी उसे उखाड़ फेंकेंगे। इनका मतलब उद्देश्य जो सरकार है उसे गिरा देंगे, और उसके बाद मतलब जो अधिकार आ जाएंगे वो किसके पास आ जाएगा, गरीबों, आदिवासियों और किसानों के हाथ में आ जाएगा। पर इनका रास्ता क्या है, हिंसक रास्ता रहेगा। तो ये, अब इसकी शुरुआत भी थोड़ा देख ही लेते हैं बैकग्राउंड में। तो सन थी 1967, समय इंदिरा गांधी आने, मतलब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री वो लोग एक्टिव हुआ करते थे इस समय। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी है अभी, मतलब इस समय। तो 67 का टाइम हुआ करता था। और इसी समय में वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया था, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, वहां पे एक गांव है, उसका नाम था नक्सलवाड़ी। गांव का नाम था नक्सलवाड़ी, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और आज ये समस्या ज्यादा कहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन एरिया में ज्यादा है, तेलंगाना वगैरह में। पर ये जो उदय हुआ था ये कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव था, वहां से हुआ था। यहाँ क्या हुआ था कि किसान जो थे और आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए, किसान और आदिवासी, क्योंकि मेन इसमें कौन होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। किसान और आदिवासियों के लिए एक दो व्यक्ति थे, उनका नाम था, एक का नाम चारू मजूमदार, तो चारू मजूमदार, और दूसरे व्यक्ति का नाम था कानू सन्याल। तो चारू मजूमदार और कानू सन्याल, तो कानू सन्याल के नेतृत्व में यह आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। तो हमें क्या बैकग्राउंड पता चला कि नक्सलवाद साम्यवाद और समाजवाद से संबंधित है। इसका लक्ष्य क्या है, सरकार को उखाड़ फेंकना हिंसक तरीके से, और सारी सत्ता किसके हाथों में आ जाएगी, गरीब, वंचित और आदिवासी किसान हो जाएंगे, इनका ऐसा मानना है। पर असल में क्या है, ये पॉलिटिकल अब अवधारणा बन चुकी है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये अब सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो ये है तो नक्सलवादी। अब क्या है, यहाँ पे दो नाम भी देख लिए, और ये कहाँ, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। विचार हमने देख ही लिया, मार्क्सवाद और इससे इनका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ के कंट्रोल संसाधन है, अब इन एरिया में देखो, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, तेलंगाना, यहाँ कोयला, लोहा, काफी बड़े बड़े खनिज के भंडार है। और ये इन खनिजों के भंडार जो संसाधन है, उन एरिया में क्या करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भूमि विवाद रहते हैं कई सारे, तो ये एक समस्या थी यहाँ पे। यहीं पे इस एरिया में एक क्षेत्र कभी कभी पूछ लेता है कि लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर क्या है। तो रेड कॉरिडोर इसी एरिया को कहते हैं जहाँ इस एरिया में सक्रिय रहते हैं, तो रेड कॉरिडोर कहा जाता है। कौन सा एरिया आ जाएगा, जिस एरिया में सक्रिय है। तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये एरिया रेड कॉरिडोर होता है, जहाँ नक्सलवाद और इनके बीच मतलब झड़प वगैरह होती रहती है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है दक्षिण पूर्व एशिया में, पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया इस साइड वाला, इसकी बात कर रहे हैं, मैप में देखना है इस वाले एरिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे जो कमजोर मुद्रा है वो अपना रुपए हो गया है। तो ये पिछले 5 वर्षों में 20% गिरा है, और 2 वर्षों में 5% गिरा है। अभी लगभग लगभग 86.70, मतलब 67 रुपए हो चुका है प्रति डॉलर। तो 67 रुपए के आसपास आ चुका है, 86.70, तो ये गिरा है, सबसे कमजोर है। उसके बाद ये आर्टिकल हमने एक बार कवर किया था कि मैक्सिको की जो खाड़ी है अमेरिका में, क्या है, ये मैक्सिको की खाड़ी जो इस तरफ मिलती है अमेरिका में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उस मैक्सिको की खाड़ी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की खाड़ी नाम दे दिया जाएगा। तो ये इसी बात पर भी चर्चा चल रही है, उनका मानना है। तो ये हमने 24 जनवरी के इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे वो देखे थे।